हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक। माई सेल्फ फ्रॉम गुजरात। और आज हम लोग वेक्टर को एकदम चुटकियों में समझने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को वन शॉट मारा था, लेकिन यह वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग अप टू रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, कैसे दो वेक्टर को ऐड किया जाता है विथ देयर कंपोनेंट्स, है ना। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा पार्ट 2, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है एंड व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन खोल लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, आप भी उसको बनाइएगा। तो वेक्टर का हेडिंग देने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था एज ए होमवर्क, सो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ax प्लस बी टू द पावर n का इंटीग्रेशन, और एक क्वेश्चन था a अपॉन ax प्लस बी, है ना, इसका इंटीग्रेशन। चलिए यही तो था क्या। यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है, बल्कि मैंने आपको समझाया था कि बस ये टाइप होना चाहिए, है ना, एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन और ए अपॉन एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों में से एक स्टूडेंट थे, आई थिंक राहुल नाम था उनका, राहुल या शुभम समथिंग कुछ ऐसा ही था, जिन्होंने सही आंसर दिया था। ठीक है, तो आपने सही पढ़ा है, आपका कंसेप्ट सही था, आपने सही अप्लाई किया। देखिए मैंने आपको बताया था यही एज इजी होता है। आपको इमेजिन करना है कि इसके अंदर कोई पी टर्म ही है। जैसे नॉर्मली हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं ए टू पावर एन का, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है ना। मैंने आपको बताया था ऐसे ए टू पावर एन का इंटीग्रेशन आपको कहीं मिल जाए तो आप ऐसे करके सोल्व कर दीजिएगा। अब सपोज करिए पूरा पी टर्म्स है ना। तो जब पी टर्म आप इसको अपने माइंड में इमेजिन करिएगा तो उस फॉर्म पे इसको आप जस्ट पुट कर पाइएगा, तो आपको आउटकम कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। अब यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, वो क्या होता है ना कि ये वाले टर्म को हम लोग को वापस से नीचे में डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो हम लोग लिख देंगे डी वाई, एक्स के जगह पे हम लोग एक्स प्लस बी लिख देंगे। अगले स्टेप में इसको सोल्व कर देंगे। तो जब आप इसको सोल्व करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट टर्म ये ए हो गया, ए इंटू वन ए होता है, इसको जब आप सोल्व करिएगा तो सिर्फ ए मिल जाएगा। तो जब आप इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा एक्स प्लस बी एन अपॉन वन अपॉन में ए एन प्लस वन, है ना। ये आउटकम आपका आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको करने जाइएगा तो इससे पहले मैंने आपको बताया था आप इसको इमेजिन कर सकते हैं वन बाई एक्स के फॉर्म वाले, है ना। इसको आप सपोज कर लिए पी है तो वन बाई पी हो जाएगा, होगा ना। मैंने आपको बताया था कि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स विथ बेस ही होता है ना। वन बाई पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, अगर एक्स रहता तो लॉग एक्स विथ बेस ही। सपोज करिए पूरा टर्म पी है, पहले आप ए टर्म को बाहर ले लीजिए, ए को बाहर ले लीजिएगा तो ये वन बाई पी के फॉर्म में आ गया, है ना। तब आप इसको सोल्व कर पाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ए को ऐसे रहने दीजिए, वन बाई पी का क्या होता है लॉग एक्स के जगह पे ये बोला पूरा टर्म आ जाएगा एक्स प्लस बी विथ बेस ई अपॉन में। अब देखिए अपॉन में सेम चीज़ आपको करना होगा, ये वाला जो टर्म है ना एक्स प्लस बी, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करके लिखना होगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन में डी वाई। ठीक है, सॉरी डी एक्स या डी वाई कुछ भी, है ना, डी वाई तो ऊपर ही हो गया, डी एक्स। आप इसको जब सोल्व कर दिएगा तो आपका आउटकम फिर से ये पूरा ए आ जाएगा। ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो होता है ना। जैसे मैंने आपको समझाया है कि ये पहले मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो पहले आप इसको सोल्व करिएगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो जीरो आ जाएगा और ये वाला टर्म बच जाएगा, वन हो जाएगा एक्स वाला, तो ए इंटू वन ए होता है। ठीक है, तो फाइनल आउटकम आपका कुछ ऐसा आएगा, ए लॉग ई एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन में ए से ए मर जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा लॉग ई एक्स प्लस बी, है ना, लॉग एक्स प्लस बी विथ बेस ई। ठीक है, तो आई होप आपसे ये दो टाइप के क्वेश्चंस बन गए होंगे। कुछ भारी भरकम कंसेप्ट नहीं था, इजी एज यू लाइक था, है ना। तो चलिए मैं एक बार बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ, फिर वेक्टर को स्टार्ट करता हूँ। चलिए ऑलराइट, बोर्ड का ब्राइटनेस विजुअल है, अगर ज़्यादा ब्राइटनेस है यहाँ पर तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाता है।
लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस रीजन में मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ना लिखूँ। तो हेडिंग दीजिएगा हमारे साथ आप भी, वेक्टर्स। देखिए वेक्टर का नीड क्या, नीड क्यों है हम लोग को पढ़ने का, पहले ये जान लीजिए। देखिए जैसे वेक्टर आपको एक चैप्टर भी मिलेगा क्लास 12th में, वेक्टर अलजेब्रा करके मैथ्स में आपको एक चैप्टर मिलेगा, लेकिन एज ए बेसिक मैथ आपको ये पढ़ना एसेंशियल हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है। देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे आपको बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, ट्राइगोनोमेट्री और साथ ही साथ ये वेक्टर भी पढ़ाया जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है, जब आप क्लास 11th में जाते हो तो मैं कहता हूँ 11th क्लास का अप्रोक्स 30% वेटेज वेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। अब कोई भी चैप्टर उठाओ, अगर आपको वेक्टर का नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो बेहतर होगा आपका भी वेक्टर के ऊपर पूरा क्रिस्टल कमांड आ जाना चाहिए। और जो भी क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए नीडेड है, ऐसे तो मैं मैथ्स में ही पढ़ाऊँगा वेक्टर, जहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें मिलते हैं आपको, है ना, जैसे सेक्शन फार्मूला का यूज क्या होता है, ये सब टर्म वहाँ पे मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उतना कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। क्या क्या ज़रूरी है आपको 11th क्लास के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ वेक्टर। ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, बेसिक बातों में आपको एकदम वही कंसेप्ट बताऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वेक्टर होता क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़कर आए होंगे, बोलेंगे एक क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मैंने लिखा है जो आपके लिए विजुअल है, वहाँ तक दिखता है ना कि वहाँ पर भी ब्राइटनेस ज़्यादा है, बता दीजिए। अच्छा मैग्नीट्यूड तक थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ना लिखने का कोशिश करूँगा, ठीक है, वो थोड़ा रिफ्लेक्शन के कारण होता है लाइट का। चलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बोलेंगे कि ये क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये आंसर 70% सही है, 100% सही नहीं है। आई थिंक आपको कंफ्यूज हो रहे हो। चलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए उन लोग को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन जब आप वेक्टर को डिफाइन कर रहे हो तो इतना कुछ बोलना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जैसे एग्जांपल मैंने बोला करंट के लिए, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, बट देन ऑल्सो ये ना ही वेक्टर होता है ना ही स्केलर होता है, ये एक टेंसर क्वांटिटी होता है। 12th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे ना डिटेल से, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि करंट का अपना कैसा नेचर होता है। नेचर के साथ साथ इसके बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ोगे। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल करंट हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन 11th क्लास के बुक में आपको ये स्केलर मिल जाएगा, ठीक है, स्केलर। आप स्केलर नहीं बोल सकते हो अभी के लिए, चलेगा। कैसे? जैसे सपोज करो यहाँ से एक तार है, एक वायर में 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, फिर यहाँ से सपोज करो 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ पर हमारा आउटकम 5 एम्पियर निकला। अब इसको इस बात से कोई फैक्टर नहीं करता है, या कोई इससे ये लेना देना नहीं है इसको कि कैसे भी जोड़ दो इसका आंसर 5 एम्पियर आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं वो वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो करते हैं या वेक्टर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। बहुत किताबों में आपको मिलेगा कि दे ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, वो भी सही है। नहीं तो आप एक और वे में लिख सकते हो कि क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसी में ऐड कर रहा हूँ, ऑल्सो फॉलोज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे, वो फॉलो करना चाहिए तभी वो वेक्टर होगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये बेसिक बातें होगी आपको बताने के लिए। अब देखो वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है। नॉर्मली वेक्टर को जब हम डिनोट करते हैं तो बोल्ड लेटर से डिनोट किया जाता है ना, इटैलिक्स में बोल्ड लिख के उसको डिनोट किया जाता है। लेकिन नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम लोग बोल्ड लेटर बनाएंगे कैसे? तो नॉर्मली हम लोग वेक्टर को लिखते हैं, कोई भी एक लेटर उठा लीजिए, उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, ये हमारा वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो इसका क्या होगा, एक है इसके अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
जो इसका ऊपर वाला ये है ना एरो, ये डायरेक्शन को बताता है। और जब आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसके ऐसे 2 पाई में ऐसे इसको ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। जब आप ऐसे लिखते हो तो ये मॉडुलस कहलाता है ना, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड इसके ऊपर अगर एरो लगा हुआ है, ऐसे पूरा लिखा हुआ है, तो ये पूरा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आप पढ़ोगे कि अगर आपको मोड लिखना है, कई बार ऐसे अल्फ़ाबेट भी लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों ही हमारे मैग्नीट्यूड को बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के लिए मैं आगे बताऊंगा आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर, जिसको हम लोग ए कैप या ए हैट पढ़ते हैं। ये जो होता है ना, ये डायरेक्शन को बताता है, इसके हम लोग कैप या हैट बोलते हैं। इससे हम लोग डायरेक्शन के बारे में पता करते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ए कैप या ए हैट, जो भी बोलना है आपको, ये डायरेक्शन को शो ऑफ करता है। तो ये बेसिक बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं इरेज करता हूँ और कुछ कंसेप्चुअल टर्म्स 11th क्लास के मोटिव से आपको बताता हूँ। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के टाइप्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि माइंड में हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर को डिनोट करने का कई साइंस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही हो, कई जगह आपको ऐसे भी लिखा रह सकता है, कोई भी लेटर हो ऐसा साइन मिलेगा तो आप उसको वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स, हेडिंग लगा लीजिएगा आप भी, टाइप्स। जो पहला वेक्टर होता है वो हमारा होता है इक्वल वेक्टर। देखिए, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होता तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता उसको इक्वल बताने के लिए, लेकिन चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर वी ओनली इफ मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर वी, ऑल्सो डायरेक्शन इज इक्वल, है ना, डायरेक्शन इज इक्वल। यानी एक वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल टू होगा उसी केस में जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये जो इतना लेंथ है ना एरो का, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, चलिए, तो 2 वेक्टर इक्वल कब होंगे, ये क्राइटेरिया आपको पता चल गया। सेकेंड जो वेक्टर है बहुत इजी है, आप 2 मिनट में सब रट जाओगे। दूसरा है हमारा पैरेलल वेक्टर, PARALLEL, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का सिमिलरली लाइन की तरह, पैरेलल लाइन। ये सपोज करो ए वेक्टर है, ये हमारा एक और बी वेक्टर है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, क्या बोल सकते हो ये दोनों को। देखिए, जब आप पैरेलल वेक्टर के बारे में पढ़ते हो ना, तो कई बार आपको ये बताया जाता है कि ए वेक्टर इज के मल्टीप्लाइड स्केलर ऑफ बी वेक्टर। कहने का सेंस क्या है कि ये के कुछ भी हो सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन जब आप पैरेलल का सेंस लेते हो तो मोस्टली आपको प्लस ही मान के चलना होता है, क्योंकि इसका एक और वाइस वर्सा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। इसमें क्या होता है कि ए वेक्टर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बी जो है ना, ये वाले बी का माइनस है, यानी इसका डायरेक्शन ऐसे है, मैं रो देना भूल गया था, ऐसे अगर ए वेक्टर तो ये कुछ ऐसा है, एंटी पैरेलल बी वेक्टर। ठीक है, एजी है ये भाई, मैं इधर बता देता हूँ फिर उधर बता देता हूँ, पूरे टाइप्स ऑफ वेक्टर को ख़त्म कर दूंगा। ये सब बेसिक मैथ में पढ़ना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। जब मैं आपको 12th में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो डिटेल से समझाऊंगा कि वेक्टर के टाइप्स का नीड क्या है, हम लोग को कहाँ यूज होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर, देखिए, कोलीनियर वेक्टर और कोलीनियर पॉइंट्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। रीजन भी है, क्योंकि जब आप कोलीनियर पॉइंट्स के बारे में सोचते हो तो आप सोचते हो एक लाइन के ऊपर कई सारे पॉइंट्स हैं तो ये सब कोलीनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन कोलीनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि 2 वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, कोई भी वेक्टर का फॉर्मेशन हमारा एक तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से होता है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और कंसिडर करना होता है कि वो वेक्टर किस लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। जैसे सपोज करिए मैं एक वेक्टर ए को ऐसे बना देता हूँ, अगर मैं वेक्टर ए का ये लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूँ फर्दर इधर, तो ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। ये लाइन ऑफ सपोर्ट है इस वेक्टर का। इस वेक्टर का फॉर्मेशन में वो लाइन
एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया ए वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये एक्चुअल में कोलिनियर वेक्टर्स के लिए वैलिड होता है ज़्यादा। कोई दूसरा बी वेक्टर अगर मैं बनाऊँ ऐसे, तो फिर इसका भी लाइन ऑफ सपोर्ट देखिए, ये पैरेलल एंटी पैरेलल कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में हम लोग इसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेगा, टू वेक्टर्स हैविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट इज टर्म्ड एज कोलिनियर वेक्टर। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वेक्टर जो होते हैं ना, ये वेक्टर्स ये दो टाइप के होते हैं। ये सभी को छोड़कर स्पेसिफिकली जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो इनका दो डिवीजन पढ़ोगे बेस्ड ऑन देयर, एक क्राइटेरिया होता है शिफ्टिंग के अकॉर्डेंस पर, यानी एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका शिफ्टिंग अलॉट नहीं होता है। या मैं ऐसे बोलूँ तो आप कैसे समझोगे, चलिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को देखने तो ब्राइटनेस आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा ब्राइटनेस है ना वहाँ पे, अच्छा मैं कंसिडर कर लूँगा। देखिए दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर शिफ्टिंग। एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका शिफ्टमेंट अलॉट होता है, जिसको हम लोग फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। ये सभी वेक्टर्स को छोड़कर, ये तो फर्दर फ्री वेक्टर्स के ही डिवीजन में आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में दो वेक्टर आप ऊपर से पढ़ते आओगे। एक वेक्टर होता है लोकलिस्ट वेक्टर और एक होता है फ्री वेक्टर। मैं लिख देता हूँ, एक होता है फ्री एंड एक होता है लोकलिस्ट। लोकलिस्ट ये दोनों दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, है ना, फ्री एंड लोकलिस्ट। देखिए जो फ्री वेक्टर होता है वो नॉर्मली जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हो इजिली। पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है इसमें। पैरेलल शिफ्टिंग करने का क्या अभिप्राय है, जैसे एक वेक्टर ऐसा है, सपोज करो वेक्टर ए, तो आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ पार सकते हो, लेकिन क्या कंडीशन होता है, दोनों यही वेक्टर है। कंडीशन क्या है ना कि देखना होगा आपको कि यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेट्स या कोई भी वैल्यू जो आ रहा है ये चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर आप ऐसे समझो तो इसका जो एंगल है ये चेंज, थीटा का वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए। तो आप इसको पैरेलली कहीं पर भी रख सकते हो, नीचे ऊपर इधर उधर कहीं पर भी, लेकिन थीटा का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप समझो। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर वेयर पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। सेकेंड होता है लोकलिज्ड वेक्टर, जो कि आपको कार्टेशियन प्लेन के अंदर दिया जाता है, वहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड नहीं होता है। जैसे सपोज करो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं एक वेक्टर को ऐसे डिनोट करता हूँ, ए वेक्टर, सपोज करो ये ए वेक्टर है, एक और वेक्टर हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का अपना कोऑर्डिनेट्स है, सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट x, y और बी वेक्टर का x1, y1 है। तो ये वेक्टर्स लोकलिस्ट वेक्टर हो जाएंगे। रीजन क्योंकि हम लोगों ने इसको एक कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म में स्पेसिफिकली लाई करवा दिया। यहाँ पर अगर हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो हमारा केस गलत हो जाएगा। तो पहले ध्यान में रखना कि दो टाइप के वेक्टर, फ्री एंड लोकलिस्ट। एक फ्री होता है जिसका पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, कहीं पर भी भेज दो, लेकिन थीटा का वैल्यू सेम ही रखना। ठीक है, या उसका जितना भी टिल्टेड एक्सिस पर डिग्री बना रहा है वो सेम ही रखना। ठीक है, एक्स एक्सिस पर, यानी कौन सा, हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो ये सब वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर, ये सब मैंने आपको बताया। ये सब लाइन ऑफ सपोर्ट, इनका बैकबोन होता है। जैसे हम लोग का बैकबोन है ना वर्टिब्रल कॉलम, वैसे ही इनका बैकबोन होता है कोई वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। मैं इतना इरेज करता हूँ, फिर मैं आगे आपको टाइप्स बताता हूँ। चलिए आगे हम लोग फर्दर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है ना, मैं बार बार बोर्ड इरेज करता हूँ क्योंकि मार्क्स रह जाते हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए मेरे को पॉज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक काफ़ी अजीबोगरीब वेक्टर है ना, टाइप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स। जीरो वेक्टर। देखिए नॉर्मली जीरो आप सोचते होगे तो आपको लगता होगा ये स्केलर क्वांटिटी हो सकता है, नहीं, वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। कंडीशन है इसके पहले, कैसे जो समझिए। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है ना। मैं बोलता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है और इसका जो डायरेक्शन होता है ये कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको आर्बिटरी बोलते हैं। आर्बिटरी मतलब कोई भी डायरेक्शन अपने मन में इमेजिन कर लो, ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एक केस है जो आपको समझना होगा। देखिए अगर आप जीरो स्केलर से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आपने पढ़ा है ना, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो आउटकम जीरो होता है, सेम लाइक दैट ओनली हमारा वेक्टर में भी होता है। सपोज करो वेक्टर ए है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, तो आउटकम हमारा जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, बट ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसलिए हम लोग इसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट मतलब वन, तो मैग्नीट्यूड हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज टर्म्ड एज यूनिट वेक्टर, और इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे पूरे वेक्टर में, इसलिए मैं इसको ऐसे मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस होता है डायरेक्शन। कैसे, चलिए वो जान लेते हैं। आपको याद होगा
अभी मैं जब स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कैप के बारे में, ए कैप या ए हैट, है ना, ए कैप या ए हैट जो भी बोलना है आपको। ये जो होता है ना, ये स्पेसिफिकली डायरेक्शन के लिए यूज होता है। यानी ये वेक्टर, कोई भी वेक्टर, उसका तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझो स्केलर उसमें 1 मल्टीप्लाइड है, और उस पार्टिकुलर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसमें ये यूजफुल होता है। कैसे, मैं चलिए आपको थोड़ा और फील देता हूँ। सपोज करिए कोई वेक्टर ए है, तो याद रखिएगा ए वेक्टर का फॉर्मेशन दो चीज़ों से हुआ है। पहला तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर मैं एक आउटकम निकालना चाहूँ तो ए कैप इज इक्वल टू हो गया क्या, ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ये रिलेशन बहुत यूजफुल है। यहाँ तक दिख रहा है क्या बोर्ड आपको, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये कैप का यूज बेसिकली डायरेक्शन के लिए की होता है ना। डायरेक्शन को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग कैप का यूज़ करते हैं। बहुत ईजी लग रहा है ना, आगे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल मैं लाऊंगा, चिंता मत लो। चलो इधर मैं लाइन देता हूँ, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो गया। अब बात कर लेते हैं इसी का फर्दर, हम लोग एक टाइप या कहो कि यूज देखेंगे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? देखो, ऑर्थोगोनल वेक्टर तीन होते हैं। एक होता है एक्स, वाई एंड जेड। ये बेसिकली हमारे तीन जो होता है ना, तीन, जैसे 3D ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो किसी भी प्लेन के ऊपर, किसी भी प्लेन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3D प्लेन को बात कर रहा हूँ, एक्स, वाई एंड जेड। तो क्या होता है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो तीन वेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कि राइट हैंड रूल वैलिड होता है। अगर आप एक्स वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलोगे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन आपको मिलना है। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो, अगर एक्स वेक्टर इधर है, सपोज करो एक्स इधर वाई है, तो जेड ये ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या होता है ना, जेड बाहर आ रहा है। अगर एक्स इधर है, वाई इधर है, सॉरी मेरे के साथ समझो आप भी। देखो, अगर राइट हैंड थंब रूल कैसे वैलिड होता है पहले वो बताऊंगा। पहले आप ये देखो, एक्स अगर इधर है, वाई ऊपर है, इस बोर्ड को समझो, एक्स इधर है लेफ्ट राइट वाला, एक्स एक्स डैश जो भी समझना, ऊपर वाई वाई डैश, सामने आपकी कैमरा की ओर वाई और अंदर वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑर्थोगोनल वेक्टर हमारे तीन वेक्टर्स होते हैं एक्स वाई जेड वाले, जिनका कि मोटिव होता है डायरेक्शन को बताना या ये बताना कि वेक्टर किस कंपोनेंट में चल रहा है। नहीं, वेक्टर का तीन कंपोनेंट, एक्स की ओर, वाई की ओर एंड जेड की ओर। इसका यूज आगे आपको जब मैं रेक्टेंगुलर प्लेन के ऊपर बताऊंगा या रेक्टेंगुलर ब्लॉक के ऊपर वेक्टर को कैसे रेजोल्यूट किया जाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, वहाँ पर भी मैं समझाऊंगा। कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आप एक्स वेक्टर से वाई वेक्टर की ओर चल रहे हो, ये एक्स है, मैं वाई की ओर चल रहा हूँ, तो आपका जो थंब है कर्ल करने के बाद वो जेड के डायरेक्शन में आएगा। अगर आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहे हो तो ये जेड की ओर आउटर साइड आ रहा है, और अगर ऐसे कर्ल करोगे तो ये इनवर्ड आएगा जेड की ओर, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर एक्स वाई जेड है, जिनका मेन पर्पस है हमारा वेक्टर का रेजोल्यूशन करना या फिर डायरेक्शन बताना कि वो किस साइड है ना, एक्स वाई जेड किधर है। अच्छा, एक वेक्टर और रह जाता है, कौन सा है ये? ऑर्थोगोनल हो गया, और कुछ बच गया क्या? हाँ, एक वेक्टर और आपको पढ़ना है, वो है हाँ, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, देखो, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर का बहुत सारा यूज मैंने देखा है। आप एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हो, टॉर्क पढ़ते हो, वहाँ पे आपको एक्सियल वेक्टर मिलेगा। मीन्स दैट कि एक्सियल वेक्टर में भी आप राइट हैंड थंब रूल को लगाओगे तो ऐसे समझना कि एक्सियल वेक्टर हमेशा अलोंग द एक्सिस लगता है। आइदर ये डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकता है एक्सिस की ओर। ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हो ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट करो तो इधर लग रहा है जी, क्लॉकवाइज में अपवर्ड लग रहा है ना, डाउनवर्ड लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। आपको याद होगा मैंने आपको क्लास 10th में बताया था ना थंब रूल के बारे में। थंब रूल ऐसे करके ऐसे ऊपर, ऐसे करके ऐसे नीचे, है ना, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था, वही चीज़ यहाँ पर भी होता है। बियॉन्ड द अलोंग द एक्सिस जो एक्ट करता है जो वेक्टर, उसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, एक मिनट वेट करिएगा जस्ट फॉर अ मोमेंट, मैं थोड़ा, ठीक है, ऑलराइट। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि जो मैं आपको बताते रहता हूँ, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि कंसेप्ट को मैं साथ में लेके चलूँ, आगे पीछे कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको मैंने पैरल शिफ्टिंग बाद में बताया है ना, लाइन ऑफ सपोर्ट बाद में बताया, तो प्लीज़ उसके लिए एडजस्ट करिएगा थोड़ा, ठीक है।
कई बार थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है ना, तो वो थोड़ा एडजस्ट करेगा सोल्विंग में, न्यूमेरिकल सब में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी एडजस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको समझाना होता है कंसेप्ट के थ्रू, कौन सा टॉपिक या कौन सा मेथड से आप उसको सोल्व कर पाइएगा। तो कुछ मैं कमेंट देख रहा था तो मेरे को याद आ गया, कोई बात नहीं। देखिए, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि यूनिट वेक्टर का एक टाइप है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड, ऐसे मैं अगर आपको ऐसे बताऊँ तो एक्स कैप, वाई कैप या जेड कैप होता है, ठीक है, ये तीनों हमारे यूनिट वेक्टर का ही एक टाइप होता है, जो बेसिकली हमारा रेजोल्यूशन या डायरेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, ये कौन सा था जी, एक्सेल वेक्टर। हाँ, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। एक्सेल वेक्टर में क्या होता है ना कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपवर्ड आपका रिजल्टेंट मिलता है और नीचे डाउनवर्ड क्लॉकवाइज में, ठीक है, बियॉन्ड अलोंग द एक्सिस ये एक्ट करता है वेक्टर। एक चीज़ और, मैंने आपको ये समझा दिया, तो क्या मैं आपको बताना, जब आपको अगर एक्स कैप निकालना है, एक्स कैप, तो आप ऐसे लिख दोगे, इस वेक्टर अपॉन मॉडुलस एक्स वेक्टर। सिमिलरली वाई कैप इज इक्वल टू वाई वेक्टर अपॉन मॉडुलस वाई वेक्टर। सिमिलरली जेड कैप इज इक्वल टू जेड वेक्टर अपॉन मॉडुलस, है ना, जेड वेक्टर, ठीक है। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट नहीं समझा इसलिए मैंने नहीं लिखा। अच्छा, एक चीज़ और, मैं अभी देखिए आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताता कोप्लेनर वेक्टर के बारे में, कोई नहीं, लास्ट में बता देता हूँ, इसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। जीरो वेक्टर आपको क्लियर है ना, जीरो वेक्टर, देखिए मार्क्स आ जाते हैं, मैं पहले बोलता हूँ, ये जो मार्क्स आ जाते हैं इसलिए मेरे को यहाँ पे पॉज करके रेज करना पड़ता है, वहाँ पे देखिए मार्क्स आ गए हैं, कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एक और वेक्टर की, जो है कोप्लेनर, कोप्लेनर एंड कोलिनियर दोनों समझिएगा, ठीक है। कोप्लेनर, देखिए कोप्लेन का मतलब क्या होता है, लाइंग इन द सेम प्लेन होता है ना, तो जब आप दो वेक्टर या तीन वेक्टर को कंसिडर करते हो तो क्राइटेरिया बदल जाता है। अभी तक आप जो भी लगा रहे थे 2 3 सब में वैलिड हो रहा था, है ना, लेकिन कोप्लेनर में क्या होता है ना कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। जैसे अगर एक ए वेक्टर मैं लिख रहा हूँ और एक मैं बी वेक्टर लिख रहा हूँ, क्या ये दोनों सेम प्लेन में है, देखिए एक ही बोर्ड पर दोनों है ना। लेकिन अगर मैं तीन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक और वेक्टर सी वेक्टर, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप नोट्स में डालिएगा कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, आर ऑलवेज कोप्लेनर, बट थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी। जैसे अगर ये तीनों ऐसे हैं तब तो हैं, लेकिन अगर मैं दो वेक्टर को ऐसे और तीसरा वेक्टर ऐसे आपकी साइड कर दूं, या समझो ऐसे कि एक वेक्टर दो वेक्टर ऐसा है कुछ, तीसरा वेक्टर ऐसा है, या पीछे है तीसरा वेक्टर जेड की तरह, जेड कंपोनेंट में 3D पर आ गया, तो वैलिड नहीं होता है। तो आप 3 को मे और मे नॉट करके लिखोगे। तो यही था कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब आप डिटेल से समझिएगा, क्योंकि अब जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एज वेल एज नीट, एक क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा वेक्टर के यूज से। तो वेक्टर के ऊपर भी आप देख लेना, कमांड कर लेना। चलिए बात करते हैं वेक्टर ट्रायंगल एडिशन की। ऑलराइट, बोर्ड क्लियर है, हेडिंग दीजिएगा, यहाँ से इंटरमिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हेडिंग देगा आप भी, एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि भैया सब्ट्रैक्शन भी कुछ चीज़ होता है क्या? होता नहीं है, हम लोग मजबूरी में बना दिए हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, होता कुछ नहीं है। वेक्टर का एडिशन से ही आपको सब्ट्रैक्शन का फील दे दूंगा मैं। चलिए देखते हैं, इसका एंड जो होगा ना एडिशन ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता के मैं वीडियो को ड्रॉप करूँगा, है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट बहुत बेसिक बातें थे, पहले सब कुछ ईजी था, आप समझ रहे थे। एडिशन क्या बोलता है, देखिए दो वेक्टर आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले एडिशन समझ लीजिए, सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन अगले वाले वीडियो में बता दूँगा। सपोज करिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एक और वेक्टर हमारा वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो कैसे होगा हमको बताइए। हमें करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका जो होता है ना कमांड साइन के ऊपर नहीं होता है। जैसे ये मैं जो लिखा हूँ ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, अगर आप इसका आंसर लाओगे तो बहुत जगह ऐसे आपको मिलेगा, मतलब समझते हो, ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मल्टीप्लाइड तो हो चुके हैं, लेकिन उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है, डायरेक्शन का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं। लेकिन जब आप एक वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो, आपको दो चीज कंसिडर करना होगा, एक तो दोनों का मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को भी कंसिडर करके चलिएगा, तब आपका प्रॉपर्टी वैलिड होगा प्रॉपरली 100%। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, बेसिक बात है। चलिए देखते हैं क्या। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को आपको ऐड करना है,
तो सबसे पहले आप बहुत सारे रूल्स होते हैं। ट्रायंगल लॉ समझ गए ना, तो पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब इजी है, वही चीज़ है, ट्रायंगल लॉ का ही चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग को एक रूल मिला, वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल लॉ। ये क्या है जो समझिएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे बोलना है, ये क्या होता है ना कि आप सपोज करिए कि दो वेक्टर आपस में एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड हो रहे हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे वो भी बताऊंगा। सपोज करिए आप फील लीजिए कि एक ट्रायंगल हमारा, मैं इधर बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस आता है, देख लेने दो मेरे को भाई, यहाँ पे ब्राइटनेस आता है, तो मैं इधर बताता हूँ। सपोज करो ये एक ट्रायंगल है ABC, तो आप सपोज करके चलो कि कोई वेक्टर हमारा ही है, लेकिन वो एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड है, ठीक है। ये दो एडजेसेंट साइड है A एंड B। अब क्या होगा जो समझना, अब बोलता ये है ट्रायंगल एडिशन कि जब आप ये दोनों वेक्टर को जोड़ने जाते हो तो इसमें आपको एंगल और साइड दोनों को समझना होगा, यानी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों को कंसिडर करके चलना होगा। तो ये बोलता है कि आप A वेक्टर प्लस B वेक्टर का फाइनल जो आउटकम आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि आप A वेक्टर को यहाँ कर लो, इस B वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो। मैंने आपको समझाया कि P वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ टच कर दो। क्या कंडीशन है जो समझना, टेल से टेल मिला और एंगल, लेकिन ऐसे हेड टेल मेथड, टेल टेल मेथड, दो मेथड है। इंडिविजुअली नाम नहीं लिखा हुआ है कहीं पर बुक में, लेकिन आपको अपने माइंड विजुअलाइज करना है दो टर्म। पहला हेड एंड टेल, हेड टेल, दूसरा टेल टेल। हेड टेल फॉर मैग्नीट्यूड, टेल टेल फॉर डायरेक्शन या एंगल ऑफ थीटा। थीटा दोनों के बीच में क्या है मैं समझाऊंगा, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी समझ में आ जाएगा। सपोज करो इस वेक्टर को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, रख सकते हैं ना, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। तो यहाँ उठा के मैंने वहाँ लिख दिया, इसको यहाँ से चेंज करे थोड़ा वहाँ लिख दिया। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे भैया यहाँ से नहीं तो यहीं रखो, ऊपर रखो, वही चीज़ है, समझो थोड़ा। ए वेक्टर सपोज करो ये है, तो अब मैं बी वेक्टर को थोड़ा पैरेलल शिफ्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ लाता हूँ, ये हो गया अपना पैरेलल शिफ्टिंग के बाद बी वेक्टर। तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा या इसका जो एडिशन प्रोडक्ट होगा वो ऐसे होगा। अरे भाई छी, ये तो ऐसे जैसे ये होगा ना बात, ये अपना सी वेक्टर। तो देखो अब मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की, मैग्नीट्यूड जब निकाल रहे थे तो कैसे आपने रखा, हेड टेल, पहले का हेड दूसरे के टेल पर आ गया, पहले का हेड दूसरे के टेल पर आ गया, ए वेक्टर का हेड दूसरे का टेल पर आ गया, है ना। लेकिन जब आप उसका मैग्नीट्यूड का रेजोल्यूशन निकाल रहे हो तो सी वेक्टर आपका अपोजिट रॉ में चला, यानी ऐसे हम लोग चल रहे थे ना। मूवमेंट कैसा हो रहा था कि हेड टेल आना चाहिए था ऐसा, अगर मैं बात करूँ तो हमें आना चाहिए था ऐसे, लेकिन हम लोग गए उल्टा, है ना, हम लोग अपोजिट मूव किए, इसका जो हेड है इसके हेड के साथ मैच किया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हेड टेल मेथड क्या होता है ना कि पहले का हेड दूसरे के टेल पर आ जाए और तीसरा जो उसका रिजल्टेंट है वो अपोजिट साइड में मूव करेगा, यही हमारा ट्रायंगल लॉ बोलता है। तो यहाँ से वेक्टर सी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इजी है। लेकिन ध्यान देना, अगर इसका आपको डायरेक्शन पूछ ले तो या थीटा का वैल्यू पूछ दे, ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट का वैल्यू पूछ दे, तो कभी भी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो ऐसे मिलेगा भाई, रेन मैन प्रॉब्लम मैंने देखा है, मोशन इन प्लेन है ना चैप्टर, मैं 11th की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक। वहाँ पे भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो बेसिकली आपको रिजल्टेंट से पूछ दिया जाता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं एंगल को लेके। बताऊँगा सबको डिटेल में, एकदम डेप्थ बताऊँगा। तो अगर इसका जो रेजोल्यूशन एंगल की बात होगी तो आप ये इसको कंसिडर नहीं करना, आप कंसिडर करना टेल से टेल, मतलब क्या कि आप इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हो ना, तो ध्यान दो ये अभी दोनों कॉन्टैक्ट में है तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ है, लेकिन जब हम लोग को डायरेक्शन लेना है तो एक का टेल दूसरे के टेल के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो दो तरीका से कर लो, या तो तुम ए वेक्टर को ऐसे रखो और बी वेक्टर को ऐसे, ये जो अभी ऐसे है ना, अभी ऐसे है बी वेक्टर, तो एक काम करो इसको ऐसे उठाओ, यहाँ से इसको यहाँ से उठाओ, ऐसे इसको पीछे ढकेल दो, ये एंगल थीटा। दो मेथड है, एक तो टेल से टेल मिला दो या फिर हेड से हेड भी मैच कर दो, तब भी एंगल मिलेगा सेम, ठीक है। एक तो ऐसे होगा कि मैंने इसको पीछे शिफ्ट कर दिया, पीछे इसको थोड़ा पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे बी आ गया वेक्टर, वेक्टर बी यहाँ आ गया, वेक्टर बी यहाँ आ गया, तो भी दोनों का थीटा वैल्यू सेम आ रहा है। नहीं तो क्या कर सकते हो कि इस ए वेक्टर को तुम बी वेक्टर को एज यूजुअल ऐसे रहने दो, तुम ऐसे अपना बी वेक्टर को रहने दो, तुम ए वेक्टर को ही ऐसे आगे ढके दो, ये अपना ए वेक्टर, तो ये एंगल जो मिल रहा है थीटा, ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट या जो कहो रियल वैल्यू, जो कि हमारा डायरेक्शन को बताएगा। इतना क्लियर है, कैसे करना जो समझो।
आर्बिटरली हमको कोई भी एक वेक्टर मिल गया, वेक्टर ए, हमें बोला गया कि वेक्टर वी के साथ ऐड करो एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमेशा वेक्टर हमारा ही मिलता है, स्केलर नहीं होता। ठीक है, तो हमने ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड किया बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ऐड करना है तो आपको अपने माइंड में विजुअलाइज करना है जैसे ये ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्राइटेरिया क्या है कि इनका जो रिजल्टेंट होता है वो पहले तो आप सेम साइड से मूव कर रहे हो, यानी सेम वे में मूव कर रहे हो, लेकिन रिजल्टेंट हमारा अपोजिट वे में मूव करेगा। इसके थ्रू हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। फॉर डायरेक्शन वी गो टेल टेल मेथड और हेड हेड मेथड। उससे हमको यहाँ पर आपको मैं आगे बताऊंगा tan अल्फा कैसे निकलता है, tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है। तो अभी इजी एज यू लाइक, इतना समझो, यही चुटकी में हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तो चलो आगे देखते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला का और डायरेक्शन का फॉर्मूला का कैसे निकलता है वो मैं बताऊंगा। पहले आप विजुअलाइज करो, मैं पूरा फील दूंगा इस फिगर का। ओह, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करो ना, आपको बुक में कुछ नहीं, इसको बहुत आर से लिख देता है रिजल्टेंट वेक्टर, वही चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ है, समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। एक काम करो, तुम इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट करो या ऐसे इसको एक्सटेंड करो। रीजन मैं बताऊंगा कैसे, क्यों, पहले वो समझना। यहाँ पे 90 बना लो, ये जो होता है ये होता है, ये अभी बी वेक्टर है तो ये बी कॉस थीटा होता है, ये होता है बोलो बी साइन थीटा। कैसे, चलो वो जान लेते हैं। देखो हमने क्या क्या किया जो बताना, हमने ए वेक्टर को एक्सटेंड किया अप टू दिस पॉइंट ओ, इस पॉइंट को मान लो ओ, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ये एंगल है थीटा। सेम है ना, मैंने ये मेथड आपको बताया, इसको एक्सटेंड करो तो भी थीटा, नीचे एक्सटेंड करो तो भी थीटा, थीटा का वैल्यू सब जगह सेम है। ठीक है, अब देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ध्यान देना ये थीटा नहीं है, ये वेक्टर और ये वेक्टर का हेड जब टेल से मिल रहा है तो वो एंगल नहीं थीटा है। थीटा कौन सा है, दोनों का याद दो, तुम टेल से टेल मिला दो या हेड से हेड मिला दो, तब हमारा एंगल थीटा मिल रहा है। अब ध्यान देना कि ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा कैसे हुआ। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को, मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, खिचड़ी नहीं हो इसलिए मैं थोड़ा दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, वेट करिए। चलो मैं एक और मार्कर यूज करता हूँ, मैं इस ट्रायंगल का नाम देता हूँ ए बी या ओ, तो यहाँ पे है ना ए ओ सी, यहाँ पे मैं डी दे देता हूँ। ठीक है, तो ए ओ डी ट्रायंगल, ए ओ सी ट्रायंगल। आपको ये रेड मार्कर दिख रहा है क्या? ओहो बहुत ब्राइटनेस है ना, कोई ना, देखो ब्लू मार्कर दिख रहा है क्या, बताना। ए ओ तो है ही पहले से, सी और ये डी, ये ब्लू मार्कर दिख रहा है, ब्लू मार्कर दिख रहा है ना। ठीक है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने मान लिया कि एक ट्रायंगल बन गया हमारा, एक्सटेंड करने के बाद पहले आपको एक्सटेंड करना ट्रायंगल ए और सी। अब देखो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। ओह जस्ट एक मिनट बता, एक मिनट वेट करिए। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कोई भी चीज़ प्रूफ करने के लिए हम लोग जब पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग को कोई एडिशनल मेथड करना पड़ता है, सप्लीमेंट ऐड करना पड़ता है, वही सप्लीमेंट आपको सिखा रहा हूँ बेसिक से। ऐसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √/a² + b² + 2ab cos थीटा। ये आया कहाँ से, मैं ये समझा रहा हूँ। और एक और फॉर्मूला आपको मिलेगा tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये आया कहाँ से, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोगों ने इस ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल को एक्सटेंड किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब समझो, अगर मैं समझाता हूँ आपको, cos थीटा बराबर क्या होगा, आप खुद बोलोगे इस ट्रायंगल के लिए। अभी तुम भूल जब ये वाला ट्रायंगल ए डी सी को बोलो, अब तुम इमेजिन करो ए ओ सी बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलो जल्दी। बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का ये हो जाएगा बी वेक्टर, तो वेक्टर बी अपॉन सॉरी बेस क्या है, बेस ये है ना, अरे भाई ये पूरा है ना बेस, ए प्लस इसको आप डी ए प्लस ओ डी बोल दो, ओ डी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है ना। इतना तो ठीक है, इतना सब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सपोज करो इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम आते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा, ये पूरा बेस हो जाएगा ओ डी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बी वेक्टर। ठीक है, दोनों साइड LHS इक्वल है, RHS को इक्वल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर दो, RHS को इक्वल कर दो। तो इस वाले ट्रायंगल में आपको मिलेगा क्या, ये क्या हो रहा है हमारा,
ये वाला डी ओ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ डी या डी ओ जो भी बोलना है, बी कॉस थीटा हो जाएगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ब्रदर, ओ डी इक्वल टू क्या, बी कॉस थीटा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, होगा कि नहीं। मैं बड़े वाले ट्रायंगल के साथ बताऊँगा रिलेशन क्या है, अभी छोटे वाले ट्रायंगल के साथ बताऊँगा। तो यहाँ से ओ डी निकल गया बी कॉस थीटा, ठीक। सिमिलरली आप ये निकाल लो ऐसे ही इस छोटे वाले ट्रायंगल में, क्या हमारा ओ सी इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, रीजन क्या है, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है। जब बड़े वाले ट्रायंगल का यूज होगा डायरेक्शन के लिए, टैन अल्फा के लिए, ठीक है। और एक चीज़, ये टैन अल्फा है ना, ये रिजल्टेंट एंगल है विथ इनिशियल वेक्टर ए, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ये मतलब ये मैं बोल रहा हूँ अल्फा ये है, ये ध्यान देना। बहुत से स्टूडेंट इसको अल्फा मान लेते हैं, वो भी गलत है। अल्फा ये मिल रहा है एंड रिजल्टेंट वेक्टर का इनिशियल वेक्टर के साथ एंगल ये हमारा है, ठीक है। अब देखो टैन अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा कहाँ से आएगा वो समझो। उसके लिए तुम बड़े वाले ट्रायंगल को समझना, बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा, ए ओ सी ट्रायंगल, ए ओ सी ट्रायंगल। अब डी ओ या डी ओ सी को आपको नहीं, ए ओ सी को समझना है। तो पहले देखो बी साइन थीटा, तो ये है ही बड़े के लिए छोटे के लिए सबके लिए है ना, बी साइन थीटा। इस छोटे वाले में ये क्या है नीचे, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर तो हमारा बी साइन थीटा मिल गया हमें। बेस क्या है बड़े वाले के लिए, ए प्लस बी कॉस थीटा है ना, तो ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं, ये पूछते हैं, उनके माइंड में ये डाउट होता है कि भैया जब आप छोटे वाले के लिए आप लगाए हो तो आप मैग्नीट्यूड निकाले, फिर बड़े के लिए आप क्यों नहीं छोटे वाला ट्रायंगल लगाएं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डायरेक्शन के लिए आप छोटा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लगाएं। तो रीजन है, ध्यान से सुनना। देखो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा यहाँ बन रहा है, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग हम मान भी लेते हैं कि ये छोटा वाला ट्रायंगल में अगर हम रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें, तो बताओ हमें रिजल्टेंट मिलेगा। हमने इसको एक्सटेंड किया ऐसे, तो ये वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ, इसका रिजल्टेंट ये थोड़ी है। रिजल्टेंट का हमारा बताना है इनिशियल के साथ क्या एंगल बन रहा है। तो रिजल्टेंट तो हमारा ये है ना भाई, ये रिजल्टेंट है ना, ये सी वाला वेक्टर हमारा रिजल्टेंट है। अब ये वाला ट्रायंगल में सी कहाँ मिल रहा है बताओ, कहीं है, सी का कोई कंपोनेंट भी नहीं है ना, सी ही है। तो हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं जब हमें एंगल फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो पैरेललोग्राम में यही चीज़ है, हूबहू उतार दूंगा, समझा दूंगा। अभी बस इतना याद कर लो, आर इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ध्यान देना एंगल में आप गलती करते हो। और फिर टैन अल्फा डायरेक्शन बताएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना क्लियर है, तो मैं बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ। देखो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ईजी है। ट्रायंगल आप पढ़ लिया तो पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन सब ईजी है, वही चीज़ बोलता है, कुछ नया नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है ना, सेम चीज़ है, एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर, अब ये दूसरा वेक्टर एक पैरेललोग्राम का एक साइड है, एडजेसेंट साइड, ये बी वेक्टर है। अब आपसे बोला गया कि ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर बताइए, आर रिजल्टेंट बताइए, है ना, आर वेक्टर क्या होगा। कुछ मत करो, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, ये पैरेललोग्राम आप बना लो पहले, ऐसे सपोज करो, ड्रॉ कर लो। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ड्राइंग में तो माफ़ करना उसके लिए, ठीक है। सपोज करो आप अपने मन में इमेजिन करो ए बी सी डी एक अपना वेक्टर मिल गया। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ हमारा पैरेललोग्राम लॉ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि ए वेक्टर एंड टू वेक्टर्स आर द adjacent side of a parallelogram such that the resultant vector pass through the diagonal of the parallelogram। ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा, ये आर डैश या आर वेक्टर। अब देखना ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये पूरा बीटा एंगल बना रहा है, समझना। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं अल्फा बीटा। अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, वेक्टर ए के साथ। बीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, किसी के साथ नहीं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है बीटा। ध्यान देना, इससे पहले ट्रायंगल लॉ में ये चीज़ नहीं था। ट्रायंगल लॉ में क्या था ना, ट्रायंगल लॉ में कुछ ऐसा था, ए वेक्टर यहाँ था, दूसरा वेक्टर ऐसा था, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं था, यहाँ पे थीटा था, है ना, ये थीटा था। लेकिन यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में बीटा है। ये बीटा जो है एक्चुअल दो वेक्टर के बीच का एंगल है, क्योंकि टेल से टेल मर्ज हो रहा है या हेड से हेड होता है तो भी चलता। तो ये जो बीटा है बिटवीन टू वेक्टर के एंगल है। अब समझो ये क्या बोलता है ना, आप कुछ मत करो, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ये अपना बी वेक्टर आ गया, तो रिजल्टेंट वही चीज़ होगा, आर बराबर अभी मैंने आपको बताया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी वेक्टर का स्क्वायर। अरे मैं वेक्टर को क्यों लिख रहा हूँ, मैं मोड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। मैंने प्रूफ बताया कैसे,
सिमिलर चीज़ है, इसको भी वैसे एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, तो ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट बी साइन थीटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल यहाँ पे कोलिनियर है ना, आपने पढ़ा होगा कि दो लाइन आपस में अगर पैरेलल है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी बीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना भाई। ये पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग का काम, इंटरसेक्शन लाइन का काम कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है बी बी, तो ये एंगल की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर से वही चीज़ है, tan अल्फ़ा आप निकाल लोगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, सेम चीज़ है, इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा। सेम चीज़ है पॉलीगॉन लॉ, वो भी समझ जाओगे। पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि एक कोई पॉलीगॉन है हैविंग n-1 नंबर ऑफ साइड, ऐसे मान लो एक पॉलीगॉन है भाई, ऐसे 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 कुछ भी बोल दो, ठीक है, बहुत सारे पॉलीगन मतलब हैविंग मेनी साइड्स ऐसे से है, ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ हो जाएगा। फिर आप इसको आर मान लिए तो ये दोनों का रिजल्टेंट है, तो फिर आप इसको सी वेक्टर मान लो तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर डी वेक्टर हो जाएगा, डी वेक्टर मिल गया, सी वेक्टर तो इसका ये रिजल्टेंट, ऐसे ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ सब जगह फॉलो करना, लास्ट में आपको यहाँ एक वेक्टर मिल जाएगा, सेम चीज़ है, कुछ नहीं है पॉलीगॉन लॉ, मैं तो इसको बोलता ही नहीं कि स्टूडेंट पढ़े भी, बकवास चीज़ है, ठीक है, ध्यान मत दो, वही अच्छा है, छोड़ो स्किप करते हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इजी थिंग है, आप समझ सकते हो अपने आप से। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। चलो, ओहो, ये बार बार हमारा जो मार्क इरेजर है ना, बोर्ड इरेज करने वाला, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। देखो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो ध्यान देना होता है। पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कब आएगा और क्यों आएगा, बताओ, रीजन दो, रीजन। देखो आपको अगर याद हो तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, cos 0 1, sin 0 0, है ना, cos 0 1। तो ध्यान दो, अगर ये दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, बिल्कुल इसके जस्ट बाद अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसका आर वेक्टर बोलूँ, रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। केस क्या है, इवन थीटा इज 0 रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। आप इसे लिख सकते हो हेडिंग देके, प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पहला प्रॉपर्टी थीटा 0 है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम है। सिमिलरली जब थीटा 180 होता है तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल इन द सेंस कि ए वेक्टर प्लस माइनस ब्रैकेट में रख लो ये बी वेक्टर, एक वेक्टर दूसरे से माइनस हो जाएगा तो एक तो छोटा कंपोनेंट ही बच जाएगा ना, है ना। तीसरा केस अगर 90 हो जाए, ए वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में हमारा आउटकम हमेशा ए प्लस बी हो जाता है ना, आर का रिजल्टेंट। मतलब ये जो फॉर्मूला भी आप लगा रहे हो, यहाँ पर से 2ab cos थीटा हट जाता है, बस ये रह जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको जब सोल्व करोगे तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया समझना, ये जो होता है ये कम्युनिकेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव क्या है मैं समझाता हूँ। अब आप 3 वेक्टर को सपोर्ट कंसिडर करके चलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि ए वेक्टर को तुम आइदर ऐसे जोड़ दो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट के साथ हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर सी का, तीनों सेम है, आउटकम सेम है, यानी एसोसिएटिव भी होता है और कम्युनिकेटिव भी होता है, ठीक है। एसोसिएटिव तो मैं बता रहा हूँ, अब आपको कम्युनिकेटिव का भी बात बताता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। एसोसिएटिव मैंने बता दिया, अब कम्युनिकेटिव बताता हूँ। देखिए वहाँ पर, ठीक है, आपको मैं देखना चाह रहा था, सी वाला दिख रहा है ना, सी वहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। कम्युनिकेटिव में हम 2 यूज कर लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। लेकिन हाँ, ये सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, एडिशन में तो ये काम चल जाता है, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता वैलिड भाई। इतना ठीक है, इरेज कर सकता हूँ, 1 मिनट टाइम दो, मैं फटाफट से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। थोड़ा मैं अब जल्दबाजी में बताऊँगा क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन हो रहा है, वीडियो का ड्यूरेशन, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे, एक कंडीशन याद रखिएगा, ये एकदम टिट्टो नीट में आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक बार ऐसा होता है क्या कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है, हमसे पूछ दिया रिजल्टेंट बताओ,
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2, where थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कैसे समझो? दो वेक्टर मैं बोल रहा हूँ इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर है, तब ये वैलिड होता है। सपोज करो ए वेक्टर कुछ ऐसा है, बी वेक्टर कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर से जो रिजल्टेंट आता है ना, ये दोनों ये थीटा एंगल है, सपोज करो टेल से टेल जुड़ा हुआ है ना जी, ये इसके बीच से बाइसेक्ट करते हुए थीटा बाई टू ये अपना आर रिजल्टेंट हो जाएगा। कैसे हुआ? आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, आपको यही आउटकम मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? 2a cos थीटा बाई 2, इट इज़ फॉर एडिंग ऑफ टू वेक्टर या एडिशन ऑफ टू वेक्टर। सिमिलरली एक केस होता है सब्ट्रैक्शन का भी, मैं बता दूंगा। एक डायग्राम मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट, उसी से मैं सब्ट्रैक्शन एडिशन का हर क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, आप भी सोल्व कर पाओगे। ध्यान दो, बस एक ही डायग्राम से मैं सब्ट्रैक्शन को भी डील कर दूंगा, बस एक डायग्राम से। ध्यान दो क्या है ये केस है व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, देन रिजल्टेंट ऑफ आर, ये क्या है? सब्ट्रैक्शन, मीन दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है 2a sin थीटा बाई 2। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं बताता हूँ। अगर थीटा का एंगल 120 हो जाए, अगर थीटा का एंगल 120 हो जाए फॉर एडिशन वाले केस में, अगर थीटा इक्वल टू 120 हो जाए, एंड सब्ट्रैक्शन वाले केस में अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए, तो जानते हो आउटकम चौंकाने वाला आता है, आउटकम एकदम चौंका देता है। क्या आता है देख लो तुम भी। अगर थीटा को तुम 120 लाओगे ना, तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर रिजल्टेंट भी आएगा। एक्सेप्शनल केस है, लेकिन क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। जेई हो या नीट, वही चीज़ पूछेगा जो आपको एक्सेप्शनल लग रहा है या एक्सेप्शनल है। तो आप अभी से माइंड में पुट कर लो कि जब थीटा 120 होता है, इस वाले केस में जहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उस वाले केस में रिजल्टेंट जो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो ए के बराबर होता है। ए इन द सेंस कि ए वेक्टर ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर ए के इक्वल है तो ए ही होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो थीटा 60 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा वही जो मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या आएगा? ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड हो रहा है, वेक्टर नहीं है ये, ए मैग्नीट्यूड के बराबर। प्रूफ इजी है ना, पुट करो ना। कोस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, 120/2 करोगे 60 आ जाएगा। 2a इंटू 60 हो जाएगा क्या? 1/2। ए 2 से 2 मर गया, फाइनल आउटकम ए। तो ये केस आप सीख लो ना। अब थोड़ा मैं अपना फेवरेट डायग्राम बता देता हूँ, फिर रेजोल्यूशन बता दूंगा, और चैप्टर को हम लोग इस वीडियो को ड्रॉप कर देंगे, है ना जी। 1 घंटा होने पर है, माफ़ करिएगा, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डिमांड है टाइम का कि मैं आपको बता कर नहीं जाऊँ। मैंने भी ठान लिया है आपके साथ हर टॉपिक को शेयर करके ही रहूँगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। मेरा ये पर्सनल फेवरेट डायग्राम है, आप भी इसको एकदम लिख लेना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, ए वेक्टर बी वेक्टर, यहीं से मैं एडिशन समझाऊंगा, यहीं से सब्ट्रैक्शन समझाऊंगा। नीचे खींच दो इसको ऐसे, थोड़ा है ना प्रॉब्लम हो गया ड्रॉ करने में, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। ये हो गया माइनस बी वेक्टर। अब बताओ ये इसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सब कुछ समझ में आ जाएगा, एडिशन भी समझ में आ जाएगा, और माइनस बी फॉर सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना वहाँ पे माइनस बी, ठीक। अब देखो समझो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो वेक्टर है ना, ये आपस में कैसे जुड़े हैं? टेल से टेल, तो ये थीटा चलेगा, वैलिड है थीटा। वैसे ही ये दो वेक्टर आपस में कैसे जुड़े हैं? टेल से टेल, तो 180 माइनस थीटा भी वैलिड है ना जी। अब समझो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेलल शिफ्टिंग यहाँ कर दो बी वेक्टर को, इसका रिजल्टेंट ये हो गया आर। सिमिलरली अगर मैं नीचे वाले को बोलूँ, अब देखो सब्ट्रैक्शन नाम का चीज़ कुछ होता ही नहीं है वेक्टर में, जो भी है एडिशन ही है, प्लस भी ही है। लेकिन आप इसको जब सब्ट्रैक्शन केस देते हैं स्पेशल, तो आप क्या करो ना, प्लस लिख के माइनस ऐसे भी कॉमन ले लो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर लिख दे आपको, तो आपको चिंता नहीं लेना है, आपको ऐसे लिख देना ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, सब कुछ सेम हो जाएगा, सब कुछ आउटकम सेम हो जाएगा। यहाँ तक कि जो आप फॉर्मूला पढ़ के आए ना रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे आए वो भी मैं बता दूंगा इस डायग्राम से, इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट है। वैसे ही tan अल्फा क्या पढ़े हो आप? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर इसमें क्या चेंज आएगा? ये तो एडिशन के लिए है ना, सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज आएगा इस फॉर्मूला में, वो भी आप खुद ब खुद समझ जाओगे इस डायग्राम से, इसलिए मेरा फेवरेट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर रिजल्टेंट निकल गया आर। सिमिलरली अगर हमें ये वाले का रिजल्टेंट निकालना हो, मैं बी माइनस बी को इधर ले आया हूँ, ठीक है, माइनस बी वेक्टर,
तो ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा ना, आर डैश, ये क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा ना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही हो जाएगा। कैसे हुआ जो समझो, अगर ये थीटा है तो ये पूरा 180 माइनस थीटा होगा ना जी, 180 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या करो ना तुम, प्लस वाले में माइनस +2 AB कॉस थीटा है ना, तो कॉस की जगह थीटा की जगह पुट कर दो 180 माइनस थीटा। आपको जब मैंने ASTC रूल समझाया था तो बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो वैल्यू वही आया ना, यहाँ पे प्लस हट के क्या आ गया, माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। दूसरा केस, फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान दो, इधर समझो। अभी जब हम लोग निकालते थे तो क्या होता था, tan जो निकलता था रिजल्टेंट, वो ए वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ निकलता था ना, tan अल्फा इक्वल टू बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो। जब थीटा की जगह आप क्या ले रहा हो, 180 माइनस थीटा, तो एज यूजुअल पुट कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी sin 180 माइनस थीटा होगा ना, अपॉन ए प्लस बी 180 माइनस मतलब कॉस 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा पॉजिटिव, तो ऊपर तो वही रह जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। लेकिन नीचे क्या होगा बताओ, नीचे कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना जी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। आगे समझ में, tan अल्फा का ये फॉर्मूला इस पर्सनल डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रखें, वो भी देख लो, मैं बता ही देता हूँ। चलो देख लेते हैं। देखिए मैं रेजोल्यूशन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन माफ़ करना बहुत हो चुका है, ठीक है। मैं ये समझा देता हूँ। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक कंडीशन ऐसा आता है नीट में भी और जेई में भी, वो केस ऐसा होता है कि आर रिजल्टेंट फॉर एडिशन इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये जब हो जाए ना, तो ध्यान देना कि आर एंड आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसे समझो ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड है, मोड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इन सच ए केस ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट या रिजोल्यूशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। नहीं तो इसका वाइस वर्सा भी पूछ सकता है, ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी पूछ सकता है कि, ओह एक मिनट वेट करिएगा, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे होता है, देखो ये ऐसे पूछ देता है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजोल्यूशन आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस केस में ये जो रिजल्टेंट होता है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। बी वेक्टर ये दोनों का मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रेजोल्यूशन प्लस में अगर परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, इस पर मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, समझाऊंगा कैसे आता है क्वेश्चन जो भी। तो इस केस में ये कंडीशन वैल्यू होता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो चलिए यहीं पे करते हैं सेशन को ड्रॉप। मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा जल्दबाजी कर दिया लास्ट में मैंने, स्किप करने के लिए ड्यूरेशन हो गया था, सॉरी फॉर दैट। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। रेजोल्यूशन नहीं बता पाया, ईजी है, अगले वीडियो में बताऊंगा, एक फार्मूला दूंगा कि कैसे लॉ ऑफ कोसाइन एंड लॉ ऑफ साइन क्या होता है, क्या नीड है और कैसे यूज करते हैं। तो ऑल सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करें अगले वीडियो में। इस वीडियो से अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, प्लीज़ कमेंट कर लो। ये वाला कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया, ये लास्ट वाला, तो कुछ नहीं, मैं अगले बारे में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।